गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज आपके लिए कुछ मैं अलग लेकर आया हूँ और बच्चों की भी डिमांड थी कि ज्योग्राफी का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था आप लोगों के लिए और हिस्ट्री के पार्ट में हमने देख लिया था पूरा पाषाण काल को, हमने एक पूरा पाषाण काल को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम आपको बता देते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो जीएस का पार्ट यानी जनरल स्टडीज, जीएस का जो पार्ट है, बच्चे परेशान रहते हैं कि हमें जीएस समझ, तो दो चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए, एक आप ज्योग्राफी को और एक आप हिस्ट्री को। ज्योग्राफी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ज्योग्राफी से आपका जो भी आपका इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट वाला टॉपिक होता है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं हिस्ट्री का जो पार्ट आता है, तो हिस्ट्री के पार्ट में आप हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं और उसके साथ जो चेंजमेंट हम देखते हैं, और आगे चलकर हिस्ट्री में कई ऐसे पार्ट, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट एक हम लोग अलग से पढ़ते हैं, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट उसी के साथ समाहित हो जाता है। तो ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में तो कई ऐसे पार्ट हैं। मेनली क्या है कि दो पार्ट में हम लोग ज्योग्राफी को देखते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी के रूप में, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के रूप में। लेकिन देखा जाए तो ज्योग्राफी कई पार्टों में विभक्त है। ह्यूमन ज्योग्राफी अलग है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी अलग है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी अलग है, और इसके अलावा आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट आपका हो गया, एक आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। इस तरह से कई पार्टों में बटी है। तो हमारी क्लास एक प्रकार से रिवीजन के तौर पे क्लास ये रहेगी, और रिवीजन के तौर पे रहेगी तो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी में हम सबसे पहले इंडिया के ही बारे में देखेंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी समझ इंडिया के बारे में अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम ज्योग्राफी के जो अन्य पार्ट है, आगे के जो पार्ट है, उसको हम समझने में हमें काफ़ी परेशानी होगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट देखते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी का पहला ही पार्ट है, और इंडियन ज्योग्राफी का पहला पार्ट है कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हमें भारत के बारे में देखना पड़ता है। बच्चों एक बात मैं और बता दूं कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसके लिए जरूरी होता है मैपिंग। मैपिंग आपका 50% रोल अदा करता है ज्योग्राफी में। अगर आपको मैपिंग अच्छे से आ गई, आपको जो भी स्थान है, जो भी जगह है, उनको आप अच्छे से प्लॉट कर लेते हो, तो फिर आपकी ज्योग्राफी और आसान हो जाती है। अब ज्योग्राफी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक चर्चा आपसे करूंगा कि हमारा जो भारत देश है वो, उसमें बहुत सी विविधता है, विविधताओं से भरा हुआ देश हमारा। तभी बोला जाता है कि विविधता में एकता है। हमारे भारत के लिए एक बार विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की बात है। तो उस समय भारत के लिए उन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने एक शब्द बोला था कि भारत कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से देखा था हमारे भारत को जिस तरह से वो जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन आदि को देखा करते थे, यानी कि अलग अलग। उसी तरह से भारत को उन्होंने अलग अलग तरीके से देखा था, अलग अलग अपने दृष्टिकोण से देखा था। महाराष्ट्र को अलग देखा, तमिलनाडु को अलग देखा, उत्तर प्रदेश को अलग देखा, पंजाब को अलग देखा। तो उन्होंने कहा भारत कभी राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता है। लेकिन भारत की आज़ादी हुई। आज़ादी के बाद भारत के लोगों में एक राष्ट्र की प्रबल भावना जगी, और हम एक अखंड राष्ट्र बने। उसके अलावा हमारे संविधान का भी निर्माण हो गया, और वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा, भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये चीज़ें आप लोग समझते होंगे। तो फिर भारत के बाद में विकास की बात आती है। तो उसी दरमियान में हमारे भारत में पहले प्रांत हुआ करते थे, बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। लेकिन जब 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, तो उसके तहत हमारे भारत में कई राज्यों का निर्माण किया गया, और
संविधान में भी जो भारत के बारे में विवरण दिया गया है वो भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, यानी सभी राज्य मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं भारत के बारे में। तो भारत में सबसे पहले देख लेते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब जो भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। 2.4% ये भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो बताया हमने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब आपको सभी कॉन्टिनेंटल पता होंगे, महाद्वीप के बारे में पता होगा। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण के छोर में, यानी दक्षिण एशिया का पार्ट है हमारा भारत। तो भारत का क्षेत्रफल हो गया। इसके अलावा जो भारत जो है, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान में, हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के बारे में बताएंगे। तो उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि कुल विश्व की, यानी जो विश्व में जो टोटल जनसंख्या थी उसका 17.5% थी। कितना थी? 17.5%। तो अब काफी बड़ा देश है। तो अब हम अपने इसके और भी जो पॉइंट है उसको बाद में समझेंगे, पहले हम भारत के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की जो संरचना है वो एक चतुष्कोणीय है। भारत की सबसे पहला पॉइंट है कि भारत की संरचना कैसी है? चतुष्कोणीय। अब चतुष्कोणीय कैसे है? तो एक तरह से देख लेते हैं। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की जो भारत की लंबाई है, टोटल लेंथ है, वो 2933 किलोमीटर। बेटा इनका अंतर काफी कम है, 281 किलोमीटर का अंतर है। तो इस तरह से देखें, हमारी जो संरचना बनती है वो लगभग चतुष्कोणीय है। संरचना कैसी है? चतुष्कोणीय है। आप मैप नहीं बना पाते, मैप बनाने का आसान सा तरीका हम आप लोगों को आज बता देंगे और सिखा देंगे। तो इस तरह से भारत की संरचना है। भारत की संरचना कैसी है? चतुष्कोणीय है। यहीं पे सबसे ऊपरी का जो पॉइंट है, उत्तरी पॉइंट जिसे बोलते हैं, एक हो गया उत्तरी पॉइंट, एक हो गया दक्षिणी पॉइंट, एक हो गया पूर्वी पॉइंट, एक हो गया पश्चिमी पॉइंट। तो यहां पे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। वर्तमान में अब जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इसको यूनियन टेरिटरी राज्य बना दिया गया है। तो इस तरह से भारत में कुल जो पूर्ण राज्य है वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरी जो राज्य है वो 8 है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ, उत्तरी पॉइंट। तो अब हमारा उत्तरी पॉइंट होगा लद्दाख क्षेत्र में। कहां पे होगा? लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र में, यानी जिस उत्तरी पॉइंट के नाम से जिसे हम जानते हैं वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। और नीचे ये कन्याकुमारी के पास है केप केमोरिन। केप केमोरिन ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। सॉरी, केमोरिन है भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु है केप केमोरिन, उत्तरी बिंदु है लद्दाख में स्थित इंदिरा कॉल है। पहले जम्मू कश्मीर में ये पॉइंट जोड़ा जाता था, अब जम्मू कश्मीर नीचे आ गया है। ये देखिए पार्ट, इस तरह से मैप बना हुआ है। जम्मू कश्मीर यहां से विभक्त हो जाता है इस तरह से, और पूरा ये लद्दाख क्षेत्र है। और इसी में शामिल है आपका गुलाम कश्मीर, जिसे हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये हमारा हो गया दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। पूर्वी पॉइंट जो है, पूर्वी पॉइंट है वो है हमारा एक अरुणाचल प्रदेश में जिला है बलांगू, और वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है किबथू। क्या है नाम? किबथू।
तो किबथू जो है वो हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट है, और पश्चिमी पॉइंट जो है हमारा गुजरात में गौर माता ये है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि 4 पॉइंट हम लोगों को पता है, और ये 4 पॉइंट बताने की क्या जरूरत है। तो ये 4 पॉइंट बताने के लिए इसलिए जरूरत, जब हम भारत का विस्तार देखते हैं, अक्षांशी विस्तार देखते हैं या देशांतर विस्तार देखते हैं, और उसमें भी जब अक्षांशी कोणीय विस्तार देखते हैं और देशांतर कोणीय विस्तार देखते हैं, तो इन्हीं पॉइंट का रोल होता है। क्योंकि हम तब तय करते हैं, जैसे कि हमारा अक्षांश विस्तार हमने देखा, भारत का अक्षांश विस्तार। तो अब पहला जो भारत का अक्षांश विस्तार, तो अक्षांश विस्तार के बारे में समझने से पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में समझेंगे। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? ग्लोब पर खींची गई ऐसी क्षैतिज काल्पनिक रेखा, ग्लोब पर खींची गई ऐसी क्षैतिज काल्पनिक रेखा जिससे किसी भी जगह की स्थिति का निर्धारण किया जाता है या पता लगाया जाता है, तो वो होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं समझ रहे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो जैसे कि हमारा एक ग्लोब है ये, और ये ग्लोब है, और ग्लोब पर एक रेखा खींची गई है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है। इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और इसी रेखा का नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और इसी का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो आप लोग इतना तो जानते होंगे कि भूमध्य रेखा के उत्तर में हमारा उत्तर में हमारा भारत देश है। तो अक्षांश रेखा के आधार पे हमारा भारत जो हो जाएगा वो उत्तरी क्षेत्र में हो जाएगा। इसको हम 2 पार्टों में बांट लेते हैं। एक ये जो पार्ट बढ़ता है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये है बेटा हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? इसके आधार पे भारत जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में, कहीं भी आप बिंदु लगा सकते हैं, आप सिंबल के तौर पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो अक्षांश रेखा के आधार पर भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसी तरह से ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं और बाद में एक बिंदु के रूप में जुड़ जाती हैं। इसी तरह से यहां भी तो 90 रेखा ये दक्षिण की छोर जाते हैं, दक्षिण छोर पे, और 90 रेखा उत्तर छोर पे। और ये जो पॉइंट है ये है आपका उत्तरी ध्रुव एनपी, नॉर्थ पोल, और ये जो पॉइंट है ये है आपका एसपी, साउथ पोल, यानी दक्षिण ध्रुव। तो 90 रेखाएं इधर होती हैं और 90 रेखाएं इधर होती हैं, और एक रेखा हमारी हो गई भूमध्य रेखा। तो 90 + 90 + 1, तो ये हो जाती है जाके 181। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो हो जाती है वो 181 हो जाती है, और अक्षांश रेखा के आधार पर भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जब ये जो रेखाएं, अब ये रेखाएं जो होती हैं वो पूर्ण रेखाएं होती हैं। अब ये समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए ग्लोब है तो पूर्ण रेखाएं होती हैं। जैसे कि ये हमारा, थोड़ी देर के लिए हमने समझ लिया ये हमारा ग्लोब है, और यहाँ से हमारी सबसे बड़ी रेखा गुजरी है, ये है हमारी विषुवत रेखा। तो इस तरह से पूर्ण रेखा ये जाती है, इस तरह से ये चक्कर लगाती है, फिर इसके नीचे इस तरह की चक्कर लगाती है, फिर इसके नीचे इस तरह, और इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। चलिए, अब आप समझ गए हैं कि अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है। पहली बात तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा के आधार पे अगर पूछे भारत का विस्तार क्या है, किस गोलार्ध में स्थित है, तो एक हम ग्लोब यहां बनाते हैं और एक हम बीच से लाइन डालते हैं, और इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 भागों में यहां विभक्त करती है। ये वाला पार्ट आता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये पार्ट हमारा पूर्वी गोलार्ध, सॉरी पूर्वी गोलार्ध।
ठीक है। अब जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी को हम GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। और ये ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है या GMT है, इसको माध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो ये रेखा जो है गुजरती है वो लंदन से गुजरती है, लंदन से होते हुए ये अटलांटिक महासागर से गुजरती है। तो आप समझ सकते हैं कि लंदन से गुजरती है, तो यहां से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या होगी, किस गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत हमारा यहाँ पे होगा, कोई भी बिंदु डाल देते हैं हम। तो देशांतर रेखा के आधार पर भारत की स्थिति क्या हो गई, पूर्वी गोलार्ध। अब देशांतर रेखा होती क्या है, ग्लोब पर खींची गई ऐसी लंबवत काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पर खींची गई ऐसी लंबवत काल्पनिक रेखाएं जिससे समय का निर्धारण किया जाता है तथा किसी भी जगह की स्थिति का भी निर्धारण किया जाता है। दोनों काम होते हैं, मुख्य रूप से समय का निर्धारण किया जाता है। तो अब हम दोनों से पूछ लेते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो एक हमने यहाँ पे फिर ग्लोब बनाया। तो अक्षांश रेखा के आधार पर तो हमने आपको बताया है कि सबसे बड़ी जो रेखा है देशांतर रेखा है, और यहाँ पे एक जो मेन रेखा है जो दो भागों को बांटती है, ये है 0 डिग्री, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत यहां चला जाएगा इस तरह से। तो भारत की संरचना कैसी है, चतुष्कोणीय है, तो हम एक चतुष्कोण एक टाइप का, ये है हमारा भारत। तो अब ये हमारी दिशा कौन सी निकली, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो भारत हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है। अब जब कोणीय विस्तार निकालते हैं तो कोणीय विस्तार भी हम इसी तरह से निकालते हैं, यानी कि अब इस तरह से जो रेखाएं जा रही हैं, अब देख लीजिए यहाँ कहीं होगा हमारा भारत, इस तरह से होगा। तो ये रेखाएं जा रही 1 2 3 4 5 6 7, तो एक रेखा होगी हमारी जो हमारे दक्षिणी बिंदु को टच करेगी, यानी केप कैमोरिन को, और एक रेखा होगी हमारी जो हमारे उत्तरी बिंदु को टच करेगी। ये हम अक्षांशी कोणीय विस्तार बता रहे हैं आपको बच्चों। तो देखिए जब किसी की लेंथ, लंबाई जब किसी की मापी जाती है, मेजरमेंट किया जाता है, तो उसको सर से लेकर पैर, यानी सर से लेकर पूरा एक हम फीता लगा देते हैं और सर से लेकर पैर तक। तो उसी तरह से यहाँ पे हम इसका कोणीय अक्षांश कोणीय विस्तार निकाल रहे हैं। तो नीचे का हम देख लेते हैं पार्ट और ऊपर का देख लेते हैं। तो नीचे जो ये रेखा जाती है ये कोण बनाती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये लाइन ड्रा कर दी। अब इससे आपको पता रहेगा यहाँ से जो भी एंगल जाएगा, तो ये एंगल जाता है यहाँ से और यहाँ पे टच करता है इस तरह से। तो ये एंगल बेटा होता है 8 डिग्री का। कितने का होता है, 8 डिग्री। तो आगे इसी तरह से एक एंगल यहाँ से जाएगा, ये ऊपर वाले पॉइंट, यानी ये एंगल टच कर, ये वाला जो इंदिरा कॉल है, एक है आपका केप कैमोरिन। तो ये 8 डिग्री हमने देखा, 8 डिग्री देखा, और ये हमारा 37 डिग्री। अब इसलिए 37 डिग्री क्योंकि भारत के बीचों बीच से जाती है हमारी कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा ही है तो है। तो इसके ऊपर वाला पार्ट होगा तो एंगल बढ़ेगा ना, तो हमारा अक्षांशी कोणीय विस्तार निकल के आया 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का अक्षांशी कोणीय विस्तार निकल के आया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। हो गया, वेरी सिंपल। उसी तरह से हम यहाँ पे देशांतर कोणीय विस्तार देखते हैं। तो देशांतर कोणीय विस्तार देखते हैं। देखिए बेटा ये जो लाइन ये निकल के आई है, ये कोण यहाँ से ये निकल गई, ये वाला जो ये लाइन जा रही है ना, ये अक्षांश रेखा, यही है 8 डिग्री, और एक ये इधर जा रही है, तभी तो इसका मेजरमेंट हो, तभी तो इसकी माप पूरी कंप्लीट हुई है। अब देख लेते हैं हम देशांतर कोणीय विस्तार देख लेते हैं। तो देशांतर कोणीय विस्तार में हम यहाँ पे हमने मान लिया ये भारत है हमारा, और यहाँ ये लाइन
एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और तो अब बेटा यहाँ से इस तरह से ये लाइनें जाती हैं। हाँ, देशांतर रेखा की एक परिभाषा और हो जाएगी कि ग्लोब पर खींची गई ऐसी लाइनें या ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, ये भी हमारी होती है। और इन लाइनों की संख्या जो होती है, इन लाइनों का जो लेंथ होती है, देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। ये जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है वैसे वैसे इनकी लेंथ कम होती है, जैसे जैसे ये दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है वैसे वैसे कम इनकी लेंथ कम हो जाती है। बस सबसे बड़ी जो लंबाई वाली सबसे लंबी रेखा जो होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा होती है। पर इसमें क्या होता है कि ये सभी बराबर होती है, क्योंकि हर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला जो पॉइंट एक, अब ये रेखाएं जा रही, अब ये समय का निर्धारण करेंगी, समय का निर्धारण इस तरह से सभी करेंगी, तो इस तरह से करेंगी। तो एक पॉइंट हमारा आएगा जो इस तरह से आएगा, इस तरह से, यानी गौर माता को टच करेगा। तो यहां से हम एक एंगल डालेंगे इस तरह से, ये एंगल ऐसे जाएगा, यहां से एंगल है, यहां पे डाला हमने। अब यहां से एक एंगल डालेंगे तो ये एंगल होगा लगभग 68 डिग्री का, 68 डिग्री 7 मिनट। अब हमें जैसे कि किसी की चौड़ाई हम देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी की चौड़ाई। अब ये कोई 1 मिनट, अब ये जैसे ये बुक है, तो ये बुक में हमें चौड़ाई देखनी, तो यहां से देखेंगे और यहां तक देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से भारत का हम पश्चिमी कोड़ी विस्तार देखेंगे और पूर्वी कोड़ी विस्तार टिब्थू, ठीक है। तो पूरा हमारा देशांतर कोड़ी विस्तार का मेजरमेंट हो जाएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट ये हो गया। अब लाइनें और भी भारत से जाएंगी, ऐसे गुजरेंगी, गुजरने तो कोई फर्क नहीं, गुजरने कोई बात नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें किस लाइन से मतलब है? हमें इस लाइन से मतलब है जो लाइन हमारी किबिथु से होके जाएगी, और ये लाइन जाती है लगभग कितने डिग्री से जाती है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा देशांतर कोड़ी विस्तार निकल के आ गया। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, चलिए यहाँ पे नोट कर देते हैं, देशांतर कोड़ी विस्तार निकल के आया। कैसे बताएंगे इसको हम कि 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये हमारा हो गया भारत का कोड़ी विस्तार। अब यहीं से बच्चे निकल के आ जाता है भारत का मानक समय या भारत की मानक समय रेखा, यहीं से निकल के आ जाता है भारत की मानक समय रेखा, जो बहुत ही सिंपल है। बच्चों को समझ में नहीं आती कि भारत की मानक समय रेखा रटते रहते 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अरे क्यों रट रहे हो यार? वो तो तुम किसी भी देश की मानक समय रेखा निकाल सकते हो। देखिए होता क्या है कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 अंश घूमती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट का देखा जाए, जो 1 मिनट होता है, हाँ सॉरी, जो 1 डिग्री होगी वो 4 मिनट के बराबर होगी जाके। तो 1 डिग्री जो होगी वो 4 मिनट के बराबर होगी, यानी कि देशांतर रेखा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो 4 मिनट के बराबर होगी। कितने मिनट के बराबर होगी? 4 मिनट के बराबर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे चलेंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा। तो इस तरह से किसी भी देश का आप टाइम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बनाया है पार्ट, तो अब टाइम तीसरा एक हमारा पॉइंट आ गया भारत की मानक समय रेखा। तो आप लोग समझ रहे हो ना, भारत की मानक समय रेखा यहाँ कहीं से निकलती, तो थोड़ी देर के लिए इस मैप पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको हम बता देते भारत की मानक समय। तो ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा था 68 डिग्री और ये पॉइंट था हमारा 97 डिग्री। तो इन दोनों पॉइंट को हमने कर दिया। अब देखिए इनके बीच में लगभग आता है 30 डिग्री का अंतर। कितने का आता है? 30 डिग्री का अंतर। जब भी आप मिनट शायद इंक्लूड करेंगे तो 30 डिग्री का अंतर आता है। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 30 चौको 120 मिनट, यानी ये निकल के आया 2 घंटे, 2 आवर। तो एक बात बताओ बच्चों कि गुजरात के समय और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर आया? 2 घंटे का। तो क्या 2 घंटे का अंतर आना चाहिए?
या हमारे भारत का ऐसा समय है कि 2 घंटे का अंतर है कि गुजरात में कुछ दूसरा बज रहा, दिल्ली में कोई दूसरा है और अरुणाचल प्रदेश में दूसरा है? नहीं, हमारा एक ऐसा समय होना चाहिए जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही समय हो। तो इसके लिए क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 68 को और 97 को जोड़ दिया। तो जब जोड़ देते हैं तो ये निकल के आया 165, और 165 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये निकल के आया 82.5, यानी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर रेखा है चल रही हमारा मानक, हमने बताया कि समय निर्धारण किससे होता है, देशांतर रेखाओं से होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देश, अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये वही रेखा है जिससे जो कि भारत की मानक समय रेखा कहलाती है, या जिससे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो ये, अब एक बात बताओ, ये 97 डिग्री है, ये 68 डिग्री, तो यहाँ कहीं बीच में तो होगी हमारी 82.5, तो हम यहाँ से 82.5 की डिग्री लाइन खींच देते हैं इस तरह से, इस तरह से ये लाइन हमारी चली जाती है। तो ये हमारी मानक, और हमारा मानक समय जो लिया गया है, देखिए पहले नैनी से निर्धारित किया गया था लेकिन वर्तमान में चेंज हो गया है। इलाहाबाद के एक मिर्जापुर नामक स्थान है जहाँ से भारत का मानक समय एकदम फिक्स किया गया है। तो ये मानक समय रेखा हमारे लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, पांचवा हमारा है वो आपका आंध्र प्रदेश। तो ये राज्य हैं जिनसे हमारी ये मानक समय रेखा गुजरती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके आगे के बारे में हम अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।